हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट on the basis of enforceability, on the basis of creation and on the basis of performance. On the basis of enforceability में 5 टाइप्स के होते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वंस अगेन, इन्फोर्सिबिलिटी में 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract. And on the basis of creation में 4 types के: express contract, implied contract, quasi contract, e-contract. And lastly on the basis of performance में 2 types के होते हैं: executed contract and executory contract. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में फिर 2 टाइप के आते हैं: यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इन सब को हम लोग एक बार डिटेल में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में हम लोग फर्स्ट देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं जिसमें सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी इसेंशियल पॉइंट्स एलिमेंट्स से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा होगा सेक्शन 10 में बताया गया था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स इसेंशियल है, कौन कौन सा एलिमेंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स ज़रूरी है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 को फुलफ़िल करता है, जो पॉइंट्स उसमें मेंशन्ड है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लाइक देखते हैं वैलिड एग्रीमेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट एटसेट्रा। ये सारे कहाँ से आए हैं? सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में मेंशन्ड है ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ए एक पर्सन है एंड बी दूसरा पर्सन है। ए बी को गोडाउन बेचना चाह रहा है। कितने में? तो 10 लाख में। और ये एग्रीमेंट हुआ कब? 1 नवंबर को हुआ था 2021। और बी बोला कि ठीक है, डील एक्सेप्टेंस इसने दे दिया। ये गोडाउन का ऑफर दिया 10 लाख में 1/11/2021 को, एंड बी एग्रीमेंट भी दे दिया, एक्सेप्टेंस भी दे दिया। और बी बोलता है हम 30/11/2021 को आपको पैसा 10 लाख दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बना और ये क्या है? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। वैलिड एग्रीमेंट सडनली क्या होता है? 10/11/2021 को क्या होता है? गोडाउन जल जाता है, जल के राख हो जाता है। इस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है? नहीं। गोडाउन जब है ही नहीं तो बेचेगा कहाँ से? वैलिड एग्रीमेंट कहाँ से रहा? ये इस टाइम पे वैलिड था, एक को वैलिड था। जब ये एग्रीमेंट हुआ उस टाइम तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट गोडाउन अनफोर्सीन एंड अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस के वजह से क्या हो गया? गोडाउन जल के राख हो गया। और 30 को ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये सारे केसेस में लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होता है, सीज हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे।
void contract is a contract which ceases to be enforceable by law. ceases to be enforceable by law, वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो, पहले हो बट बाद में नहीं हो. सी void contract आर वैलिड. void contracts वैलिड है इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में यहाँ पे क्या था, वैलिड था, और एंड में आते ही क्या हो गया, void हो गया. बट लेटर ऑन दिस बिकेम void. बाद में void हो गया. क्यों हो गया, बिकॉज ड्यू टू अनफोर्सीन एंड अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस. इसको किसी ने आग लगा दिया या फिर खुद से जल के राख हो गया, इस वजह से ये लास्ट तक आते आते क्या हो गया, void हो गया. नेक्स्ट है voidable contract. voidable contract, void able, which is able to void is known as voidable. वैसे कॉन्ट्रैक्ट void का मतलब क्या था, कि स्टार्टिंग में वो वैलिड था, लास्ट तक आते आते वो क्या हो गया, void हो गया. मतलब वो केस जो लॉ की नज़र में ना आए उसको void बोलेंगे. और अगर कोई इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सके कोई एक ही पार्टी, उसको voidable कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. सेक्शन 2I इसको डिफाइन करता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ए बी से प्रॉपर्टी लेता है प्रेशराइज करके, इसको धमकी देके. तो प्रॉपर्टी किसके फेवर में आया, ए को मिला प्रॉपर्टी. इसका कंसेंट था क्या, ये फ्री कंसेंट था, नहीं था. तो जहाँ पे फ्री कंसेंट ना हो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. और यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ किसी एक पार्टी के पास होगा, कोई एक ही पार्टी इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हो. तो वो कौन सी पार्टी है, जो एग्रीड पार्टी है. मतलब कि ए अगर बोलेगा कि हाँ मैंने इसे प्रेशराइज करके प्रॉपर्टी लिया है, तो ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहलाएगा. और ये राइट बी के पास नहीं है, बिकॉज ये प्रेशराइज है, और अगर वो उस टाइम पे चाहता तो ये नहीं भी करता अपना प्रॉपर्टी इसके नाम पे. सो voidable contract, section 2I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more. See, at the option of one or more parties thereto, but one or more ये हो गया agreed party, that is A, thereto but not at the option of other. दूसरे के पास ऑप्शन या फिर राइट नहीं है, यानी कि ये हो गया अनप्रेशराइज्ड पार्टी, यानी कि बी. उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जो इलीगल होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही इलीगल हो. फॉर एग्जांपल बिहार में क्या है, दारू बंद है, दारू शराब क्या है, बैन है यहाँ पे. और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दे, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई के बीच में डील हुई है ड्रग्स की, ड्रग्स क्या है, बैन है. ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 लाख, इसको ये देगा, और एक्स 1 लाख रुपीज़ इसको देगा, एंड वाई इसको ड्रग से सप्लाई करेगा. तो ये क्या है, अब ये इलीगल है. ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉ ने क्या करी है, बैन कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये इलीगल चीज़ें वैसे चीज़ें होते हैं जो सोसाइटी को या फिर किसी दूसरे के वेलफेयर के अगेंस्ट हो, उसको इलीगल चीज़ें बोलते हैं. इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबाइड्स टू बी मेड. वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ मना करे करने से, उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो ऐसे ही एग्रीमेंट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए ने कहा मुझे तुम्हारा नहीं, ए ने ऑफर दिया बी को कि मेरा घर है ये 10 लाख में ख़रीद लो। इसने ऑफ़र दिया और इसने एक्सेप्टेंस भी दी, बट ड्यू टू एब्सेंस इन राइटिंग, मतलब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हुई बट ये ऑरल एग्रीमेंट थी और इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये डील हुई है, सच में हुई है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बी ने 10 लाख रुपीस ए को दे दिया और ए ने इसको घर नहीं दिया। लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से क्या बी इस पे केस कर पाएगा, पिटिशन फाइल कर पाएगा? तो नहीं, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि इसने इसको 10 लाख रुपीस दिया और ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है। सेम उसी तरह अगर ए ने अपना प्रॉपर्टी बी के नाम कर दिया और बी ने इसे पैसे नहीं दिए, तो क्या ए बी के अगेंस्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं? तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट ऑरल था, यहाँ पे इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि इसने 10 लाख रुपीस नहीं दिए हैं। तो वैसे unenforceable contract, when contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitations etc., one or both parties cannot sue upon it। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते कोई भी फ्रॉड के केस में या फिर किस मिस्टेक के केस, मिस्टेक अगर किसी से हो जाए तो नहीं कर सकते, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे एब्सेंस इन राइटिंग है, यहाँ पे टेक्निकल डिफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पे फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स और राइटिंग में एक्सप्रेस की जा सके। वैसे प्रॉमिसेस और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो वर्ड्स एंड राइटिंग में एक्सप्रेस किया जा सके उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इफ़ टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और राइटिंग, इफ़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वैसे वर्ड्स, वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस की जा सके वर्ड्स और राइटिंग में, वैसे प्रॉमिसेस को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिस्किट वाले के दुकान पे जाओ और रोज़ उसको बोलो, आई मीन डेली जाओ, आप जब भी जाओ उसको बोलो कि भैया एक मिल्क वाला बिस्किट दे दो। जब वो आपको मिल्क वाला बिस्किट देते हैं आप उसको पैसे देते हो, आप डेली जाते हो, उसी टाइम पे जाते हो और दिन बीतने के धीरे धीरे जब दिन बीत जाता है, 10-12 दिन हो जाता है, तो नेक्स्ट डे से जब भी आप जाते हो बिना आपके बोले वो खुद समझ जाएगा। आपके जाते ही एक बिस्किट निकाल के आपको वो देगा, आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। आप बिस्किट लोगे, पैसे निकालोगे, उसको दोगे और वो रख लेगा। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो ये वर्ड्स के थ्रू एंड एक्शंस के थ्रू बताया जाता है, बट धीरे धीरे ये क्या जो हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है विदाउट थ्रू कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अब बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे वो समझ जाएगा सामने वाला पर्सन कि आपको बिस्किट चाहिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है मिस्टर ए, मिस्टर पी और मिस्टर क्यू। कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, ए एंड पी के बीच में।
ए बोला कि ए ऑफर दिया मशीनरी खरीदने के लिए, वो था 50,000 का, और पी को भेजना था ए के अकाउंट में रुपीज़, पैसे जितने 50,000 जो है उसको वो पी को भेजना था ए के अकाउंट में, बट मिस्टेक से क्या होता है वो क्यू को भेज देता है। पी किसको भेज दिया 50,000 रुपीज़? क्यू को भेज दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ किन के बीच में? मिस्टर ए एंड मिस्टर पी के बीच में, बट ये जो रुपीज़ इसको क्यू को भेजा तो लॉ के नज़र में क्या बन गया कॉन्ट्रैक्ट? किन के बीच में? पी और क्यू के बीच में, जबकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट बिकॉज थोड़ी सी मिस्टेक के वजह से इसने 50,000 रुपये क्यू को भेज दिया, इस वजह से लॉ को लग रहा है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और लॉ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, और ये 50,000 रुपया क्यू को फिर से वापस पी को देना होगा, और यहाँ पे ए का रोल साइड हो जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट किन के वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना? तो लॉ क्रिएट किया यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लॉ की वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। यहाँ पे कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कौन क्रिएट करता है? तो लॉ क्रिएट एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स। इसका लीगल राइट क्या है क्यू का? ये 50,000 रुपीज़ इसको देगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेयर नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट हो रहा है क्या? नहीं, रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन पार्टी ऑफ आइदर पार्टी, देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहा? ऑफ कोर्स नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बना किन के बीच में था? ए एंड पी के बीच में। बट लॉ इम्पोजेस कॉन्ट्रैक्ट अपॉन पार्टीज। ये दोनों ना चाहते हुए भी लॉ ने क्या कर दिया? इन दोनों को बांध दिया एक कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज 50,000 रुपीज़। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट when contract is entered into by two or more parties using electronic means such as email। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जो ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मैं बिहार में हूँ और मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट डीलर है वो दिल्ली में है या फिर आउट ऑफ इंडिया है, जहाँ भी है, दिल्ली, फॉर एग्जांपल दिल्ली ही ले लेते, वहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगी? उसको कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन करके, ये तो रिटर्न नहीं होगा ये, तो उसको मैं ईमेल करूँगी। ईमेल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट बने तो उसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में ईमेल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। उसको देखने के पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ जल्दी से जल्दी हर किसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट क्या था? तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स गया जेड के दुकान पे 10 kg चावल लेने के लिए। 10 kg क्या लेने के लिए? चावल लेने के लिए गया जेड के दुकान पे।
मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन क्या था यहाँ पे? इसका ऑब्लिगेशन यानी इसका कंसिडरेशन क्या था? 10 kg चावल लेना, सॉरी, नॉट 10 kg चावल लेना। इसका ऑब्लिगेशन था इसको 10 kg का जितना प्राइस होता है उतना इसको पेमेंट करना। मिस्टर एक्स का कंसिडरेशन है पेमेंट करना, और जेड का कंसिडरेशन एंड ऑब्लिगेशन क्या है? तो इसको 10 kg राइस देना। जब ये दोनों अपना ड्यूटी परफॉर्म कर लेते हैं, जेड एक्स को 10 kg चावल दे दिया और एक्स इसको जेड को 10 kg के हिसाब से पेमेंट कर दिया, जब इन दोनों का ड्यूटी कंप्लीट हो गया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म्ड, जब दोनों पार्टी के तरफ से ड्यूटी परफॉर्म करी जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जनरली आप पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से समझिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन जो भी दो पार्टीज का जो ऑब्लिगेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, और जो ऑब्लिगेशंस इन फ्यूचर पूरा किया जाए उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल। हम लोग देखते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? जो पेंडिंग, जो फ्यूचर में पे किया जाए। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझेंगे कि किसी एक के तरफ से एक ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग होगा। देखिए एग्जाम्पल, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आप लोग पहले ही पेमेंट कर देते। कुछ मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपको पेमेंट पहले करना पड़ता है। आपने अपनी ड्यूटी तो निभा लिया, आपने आपका जो कंसिडरेशन था आपने वो कर दिया, पेमेंट कर दिया। और क्या फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी ऐप से आपने शॉपिंग की, जो भी साइट से, क्या उसके तरफ से आपका उनका कंसिडरेशन पूरा हुआ? तो नहीं। जब तक वो आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर देते हैं तब तक उनका ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन पूरा नहीं होता है। आपने पेमेंट कर दिया बट उनकी तरफ से उनका जो गुड्स, उनका जो ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। जिसने ड्यूटी परफॉर्म करी वो आप हो, और जिसका ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, जिनका ऑब्लिगेशन बचा हुआ है, वो आपके सामने वाला पार्टी है, जो भी साइट से आपने सामान मंगवाया। नेक्स्ट देखते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाय क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? पेंडिंग, जो कि फ्यूचर में ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जाए, जो भी कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे क्या? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। यूनिलैटरल में हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्टली केसेस में यूनिलैटरल में क्या था कि आपने पेमेंट पहले किया और सामने वाले के तरफ से उनका कंसिडरेशन बाकी था, तो वो यूनिलैटरल हुआ। यहाँ पे क्या है? जब COD, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ आपके बीच में, आप समझ लो ये इंसान आप हो, और ये यहाँ पे कोई और इंसान जो डिलीवरी करेगा वो बैठा हुआ, वो है। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ
कि आप हमको ये गुड्स दो और मैं आपको पेमेंट तब करूँगी जब आप हमको गुड्स दे दोगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करूँगी। आप जब हमको गुड्स डिलीवर करोगे तभी मैं आपको पेमेंट करूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो बना बट आप दोनों का कंसिडरेशन क्या है, इन फ्यूचर सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया और ये सामान आपको बाद में देंगे और पेमेंट भी आप तभी करोगे। तो आप दोनों का ऑब्लिगेशन क्या है, तो आउटस्टैंडिंग है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। Bilateral executory contract is one where the obligation or promise is outstanding on the parties of on the part of both the parties। दोनों पार्टीज के तरफ से जब ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग हो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सब।